नमस्कार दोस्तों। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एमनेस्टी इंडिया इंटरनेशनल के फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल किया है। ईडी का एलिगेशन यह है कि एमनेस्टी यूनाइटेड किंगडम ने 51 करोड़ रुपीस इंडिया में पंप किया है फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज। आज इस वीडियो में ये पूरे केस को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हिसाब से एमनेस्टी इंटरनेशनल यूनाइटेड किंगडम 51 करोड़ से ज्यादा पैसे एमनेस्टी इंडिया में पंप किया है इन वायलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट टू फंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज इन द गेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एमनेस्टी इंटरनेशनल यूनाइटेड किंगडम क्या करते हैं, एमनेस्टी इंडिया क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस है, इसमें कौन कौन से प्रोविजंस को इन्होंने वायलेट किया है। सबसे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक लंदन बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1961 में फाउंड हुआ था। इनका ऑब्जेक्टिव यह है दोस्तों, दुनिया में सारे लोग ह्यूमन राइट्स एंजॉय करें जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में लिखा हुआ है एंड अदर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है। इसके लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल रिसर्चेस कंडक्ट करते हैं। अगर कहीं पे भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है उसे प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं एंड जिनका राइट्स वायलेट हुआ है उनके लिए जस्टिस भी डिमांड करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को 1977 में नोबेल पीस प्राइज दिलाया गया था फॉर इट्स डिफेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी अगेंस्ट टॉर्चर एंड यूनाइटेड नेशंस प्राइज इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स भी मिला है 1978 में। अब दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल का रीजनल ब्रांचेस है अलग अलग कंट्रीज में। इंडिया में जो रीजनल ब्रांच है उसका नाम है इंडियंस फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट, जिसे हम एमनेस्टी इंडिया बोलेंगे फॉर ईज ऑफ कम्युनिकेशन। अब जैसे आपको पता होगा एमनेस्टी इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं। अब इन एक्टिविटीज के लिए पैसे तो चाहिए ना, तो इन्हें बाहर से फंडिंग मिलता है। बेसिकली एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके से फंडिंग मिलता है। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट या फिर FCRA। इस एक्ट के हिसाब से अगर कोई भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को बाहर से पैसे रिसीव करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अप्रूवल की जरूरत है। पर बात यह है दोस्तों, एमनेस्टी इंडिया फाउंड हुआ था 1999 में बाय द नेम एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट AIIFT और हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लागू हुआ था 2011-12 में। फिर भी देखिए 2011-12 में एमनेस्टी इंडिया को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स परमिशन ग्रांट किया था बाहर से फंड्स रिसीव करने के लिए, क्योंकि देखिए एमनेस्टी इंडिया तो ह्यूमन राइट्स रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं ना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला आप बाहर से पैसे रिसीव कर सकते हो। बट इनका ये जो परमिशन को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिवोक किया सून आफ्टर द अथॉरिटीज गॉट एडवर्स इनपुट्स फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज। इन्हें कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिला कि ये जो पैसे रिसीव कर रहा है ये कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहा है करके, तो इनका जो परमिशन था उसे रिवोक किया। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए जैसे गवर्नमेंट ने इनका परमिशन रिवोक किया तो इन्होंने क्या किया, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया इंडिया में नेम्ड IAIT का फुल फॉर्म है इंडियंस फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट। ये 2012 में सेटअप किया था। इसके साथ और एक कॉमर्शियल एंटिटी इन्होंने सेटअप किया, वो है AIIPL एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये 2013 में सेटअप। अब ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस क्या है दोस्तों? देखिए एक तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे इसके लिए पैसे नहीं लेंगे। दूसरा फॉर प्रॉफिट कॉमर्शियल एंटिटी है, मतलब ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उसके लिए पैसे लेंगे। अब ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है IAIT, इनका काम क्या होगा? ह्यूमन राइट्स रिलेटेड एक्टिविटीज करना। अच्छी बात है। अब ये जो फॉर प्रॉफिट कॉमर्शियल एंटिटी AIIPL है, इनका काम क्या है? कॉमर्शियल एक्टिविटीज है। अब ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज मतलब जैसे कि कोई रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके देना, कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करवाना। मेरा कहने का मतलब है मान लीजिए कोई एक इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट को इंडिया से रिलेटेड कुछ डाटा चाहिए, कोई भी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड, तो ये जो कॉमर्शियल एंटिटी है इनका काम यही है, वो पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड जितना डाटा है वो कलेक्ट करके एक रिपोर्ट बना के उनको प्रोवाइड करेंगे और इसके लिए वो चार्ज भी करेंगे, बेसिकली उन्हें पैसे मिल जाएंगे। तो ये हो गया कॉमर्शियल एंटिटी। अब आपको समझना होगा ये जो AIIPL है ये तो एक कॉमर्शियल एंटिटी है ना, इसमें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, मतलब बाहर के कंपनीज अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो कर सकते हैं ना। तो 2015 में एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूट के थ्रू
10 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करता है AIIPL में। तो AIIPL ने क्या किया, इस 10 करोड़ में से 9 करोड़ रुपीस ऐसे फिक्स्ड डिपॉजिट डाल दिया बैंक में। अब आपको एक चीज समझना है दोस्तों, अगर आपका फिक्स्ड डिपॉजिट है 10 करोड़ रुपीस का बैंक में, उस फिक्स्ड डिपॉजिट से आप ओडी ले सकते हो। वैसे देखा जाएगा तो जितना फिक्स्ड डिपॉजिट है उसका 80 या 90% तक आप ऐसे लोन ले सकते हो, ठीक है। बस थोड़ा सा मार्जिनल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सिक्योरिटी आपका फिक्स्ड डिपॉजिट ऑलरेडी बैंक में है ना, तो और कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। अब AIIPL का ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उसके ऊपर IAIT जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो ओवरड्राफ्ट लेता है 14 करोड़ का। अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा, ज्यादा मत सोचिए, बस इतना ही समझ लीजिए। AIIPL और IAIT दोनों भाई भाई है, दोनों एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके ने सेटअप किया है कि नहीं। अब ये जो AIIPL है ये तो कमर्शियल एंटिटी है, तो इनके पास थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पैसे पहुंच गए, और वो क्या किया, उन पैसों को ऐसे फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में डिपॉजिट किया, और उस फिक्स्ड डिपॉजिट के आधार पर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो ओवरड्राफ्ट लेते हैं। तो बेसिकली इनका एक ट्रिक है दोस्तों, अगर एमनेस्टी इंडिया को एनजीओ एक्टिविटीज के लिए पैसे अगर बाहर से मंगवाना है तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा, और वो प्रोविजंस स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं। तो इससे आसान है ना, दूसरे एक कंपनी खोल दिया ऐसे कमर्शियल एंटिटी, और उस कंपनी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मंगवाया, और उस पैसे से एनजीओ एक्टिविटीज हो रहा है। तो अब आप सोच रहे होगा, अगर एनजीओ एक्टिविटीज हो रहा है, ह्यूमन राइट्स रिलेटेड एक्टिविटीज हो रहा है, तब तो ठीक है ना, क्या इश्यू है। फिर भी देखिए दोस्तों, इन्होंने जो तरीका यूज किया वो गलत है। बेसिकली इन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के प्रोविजंस को अवॉइड करने के लिए इस तरह पैसे मंगाया होगा। तो ईडी के हिसाब से IAIT एंड AIIPL जो पैसे रिसीव किया है दैट फॉल्स अंडर क्रिमिनल एक्टिविटीज एज पर द लॉ। अब दोस्तों कहानी इधर खत्म नहीं हुआ, AIIPL को ओवर द ईयर्स करीब 36 करोड़ रुपीस का फंडिंग मिला है एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके से थ्रू FDI। अब इसके बदले में इन्हें कुछ टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करना था, जैसे कि 6 कश्मीर रिलेटेड एक्टिविटीज, एक्सेस टू जस्टिस कॉन्ट्रैक्ट्स, to 1984 Sikh massacre related activities, corporate accountability in coal sector, women related matters, issues related to migrants, public awareness on human rights, under trial related issues and a campaign to report cases of sexual abuse। तो ये सारे जो केसेस है इसमें जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है वो सब के बारे में इन्हें रिपोर्ट्स प्रोवाइड करना था। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली इन सारे इंसिडेंट्स में ह्यूमन राइट्स रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो उसे वो रिपोर्ट कर सकते हैं। पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना यह है दोस्तों, इसमें से 2 प्रोजेक्ट्स, वन इज जस्टिस फॉर द 1984 सिख मैसेकर, सेकंड इज एक्सेस टू जस्टिस इन जम्मू एंड कश्मीर, ये दोनों प्रॉब्लमैटिक थे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हिसाब से इन 2 प्रोजेक्ट से AIIPL was supposed to generate public outrage through media pressure, public mobilization through RTI, mobilization of cadre support to build pressure on political parties, campaign through media, TV, radio, etc। मतलब हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करने वाला ऑब्जेक्टिव था ये AIIPL का। ऊपर से 1984 सिख मैसाकर रिपोर्ट को वो एक की इश्यू बनाना चाहता था 2017 पंजाब इलेक्शन मैनिफेस्टो। तो ये सब चार्जेस फाइल करके ईडी जुलाई 9 को एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडियंस फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जी आनंद पद्मनाभन एंड आकार पटेल के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल किया है, अक्यूजिंग देम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। वैसे देखिए दोस्तों, कोई भी एनजीओ को अगर इंडिया के बाहर से पैसे रिसीव करना है, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी के लिए हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अप्रूवल की जरूरत है अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। वैसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एनजीओ फंडिंग को रेगुलेट करते हैं दोस्तों। FCRA ये इंश्योर करता है सच कॉन्ट्रीब्यूशंस डू नॉट एडवर्सली अफेक्ट द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। देखिए उन पैसों से हमारे देश का इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए। वैसे FCRA के जो प्रोविजंस है वो टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, और इंडियन सिटीजन्स जो इंडिया के बाहर है उनके लिए एप्लीकेबल है, और इंडिया में जो कंपनीज रजिस्टर्ड है उनके जो ब्रांचेस इंडिया के बाहर है उधर के लिए भी एप्लीकेबल है। नाउ FCRA एक्ट के अंडर कौन कौन से एंटिटीज कवर्ड है? एन इंडिविजुअल, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एन एसोसिएशन और ए रजिस्टर्ड कंपनी।
तो इन चारों में सब कुछ कवर हो गया है कि नहीं। नाउ अगर एक एनजीओ को FCRA रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाता है तो उसकी वैलिडिटी 5 साल के लिए है और डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन से 6 महीने पहले उन्हें रजिस्ट्रेशन रिन्यू करना है। अगर रिन्यू नहीं करेंगे उनका जो रजिस्ट्रेशन है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। आपने रिसेंटली न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कई सारे एनजीओस का FCRA रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कैंसिल किया था क्योंकि उन्होंने टाइम से रिन्यू नहीं किया था। वैसे दोस्तों FCRA के अंडर और भी स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन है जिससे ये इंश्योर होता है कि फॉरेन फंडिंग से हमारा इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टर्ब ना हो। वैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का एलिगेशन ये है दोस्तों, ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इन्होंने FCRA रेगुलेशंस को अवॉइड करने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंडिया में पैसे मंगाया और एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने की कोशिश किया। तो आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।